टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान बिल पास नहीं हो सका और इसी के साथ देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। इस बिल के जरिए लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और उसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया था। अगर ये कानून बन जाता तो संसद में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ सकती थी। बिल के अटकने के बाद सियासत अब तेज हो गई है। भाजपा विपक्षी दलों खासकर कि कांग्रेस और आरजेडी और इधर समाजवादी पार्टी पर महिलाओं के अधिकारों को रोकने का आरोप लगा रही है, जबकि विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बिल के पास होने से महिलाओं को आरक्षण मिलने की राह पूरी तरह से बंद हो गई है, और क्या सरकार के पास अब भी ऐसे विकल्प है जिसमें महिला आरक्षण लागू किया जा सके। इन सभी पहलुओं को जानेंगे और समझेंगे स्पेशल स्टोरी में। महिला आरक्षण के बड़े बिल लोकसभा में अटके, विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल पास हो नहीं पाए और इसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार के ये तीनों बिल पास क्यों नहीं हो पाए। दरअसल केंद्र सरकार चाहती थी कि महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाए, ताकि संसद में महिलाओं की भागीदारी जल्द से बढ़ सके। इसके लिए सरकार को एक साथ 3 बड़े काम करने थे। पहला काम था लोकसभा की सीटों को बढ़ाना, जिससे सरकार करीब 850 तक ले जाना चाहती थी। दूसरा काम था पूरे देश का नया चुनावी नक्शा तैयार करना, जिसे परिसीमन कहा जाता है, और तीसरा काम था महिला आरक्षण कानून को जमीन पर लागू करना। इन तीनों कामों को पूरा करने के लिए सरकार ने लोकसभा में 3 अलग अलग बिल पेश किए, जिसमें संविधान विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 शामिल थे। इनमें से परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून में संशोधन वाला बिल सामान्य बहुमत से पास हो सकते थे। इसका मतलब होता है कि जितने सांसद वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, उनमें से आधे से एक ज्यादा का समर्थन मिल जाए तो बिल पास हो जाता है। लेकिन संविधान विधेयक के लिए खास तरह का बहुमत चाहिए होता है, जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है, क्योंकि इस बिल में संविधान के अहम प्रावधान में बदलाव किया जा रहा है। इसमें लोकसभा की अधिकतम सीटों को 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था। साथ ही आर्टिकल 81 और 82 में बदलाव की बात की गई थी और महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का भी प्रावधान रखा गया था। भारत के संविधान के आर्टिकल 368 के मुताबिक किसी भी संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। इसका मतलब है कि सदन में आधे से ज्यादा सदस्य मौजूद हो और जो सदस्य मौजूद हैं, उनमें से 2/3 लोग बिल के पक्ष में वोट दें। जब इस बिल पर वोटिंग हुई तो लोकसभा में कुल 528 सांसद मौजूद थे। इस हिसाब से बिल पास कराने के लिए कम से कम 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वोटिंग के दौरान बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े और विरोध में 230 वोट पड़े, यानी सरकार जरूरी संख्या तक नहीं पहुंच सकी और बिल पास नहीं हो पाया। इस दौरान विपक्ष ने खुलकर सरकार का विरोध किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरकार इस बिल को ला रही है वो ठीक नहीं है और इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस परिसीमन बिल का विरोध करेगी और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है। वहीं सरकार ने बाकी के 2 बिलों यानी परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। सरकार का कहना था कि ये 3 बिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर एक पास नहीं हुआ तो बाकी पर वोटिंग का कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर लोकसभा में ये 3 बिल गिर गए तो क्या अब महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिला आरक्षण का कानून पहले से ही 2023 में पास हो चुका था।
ये कानून जरूर लागू होगा, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से 2029 के चुनाव में नहीं, बल्कि 2034 के लोकसभा चुनाव में लागू हो सकता है। इसे समझना थोड़ा जरूरी है। केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2023 को संविधान विधेयक पेश किया था। इस बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया था। यह बिल 20 सितंबर को लोकसभा से और 21 सितंबर को राज्यसभा से पास हो गया था। इसके बाद 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी और ये कानून बन गया। लेकिन इसके बावजूद ये तुरंत लागू नहीं हो सका, क्योंकि इस कानून में एक शर्त रखी गई थी कि महिला आरक्षण तब लागू होगा जब नई जनगणना पूरी हो जाएगी और उसके बाद परिसीमन किया जाएगा। यहीं पर पूरी कहानी अटक जाती है। नई जनगणना का डेटा आने में अभी समय लग सकता है, जिसे करीब 2 साल तक माना जा रहा है। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया होगी, जिसमें सीटों की संख्या और सीमाएं तय की जाएंगी। इस पूरी प्रक्रिया के पूरे होने पर समय लग सकता है और इसी वजह से महिला आरक्षण का लागू होना 2034 के लोकसभा चुनाव तक टल सकता है। मोदी सरकार चाहती है कि यह इंतजार ना करना पड़े और महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से ही लागू कर दिया जाए। इसी मकसद और अप्रैल 2026 में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और 3 नए बिल लाए गए, लेकिन वो पास ही नहीं हो सके। अब अगर सरकार आगे कोई कदम नहीं उठाती है तो मौजूदा कानून के मुताबिक महिला आरक्षण अपने आप 2034 के चुनाव में लागू हो जाएगा। अब तीसरा सवाल यह है कि बिल गिर जाने के बाद सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं। इसका जवाब है कि सरकार के पास अभी भी कुछ रास्ते खुले हुए हैं। पहला रास्ता यह है कि सरकार बिल में कुछ बदलाव कर सकती है, जैसे कि दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों को लेकर जो चिंता जताई जा रही थी, उसे ध्यान में रखते हुए सीटों की हिस्सेदारी को फ्रीज करने या बढ़ाने का प्रावधान जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के बजाय 2027 की जनगणना के आधार पर इसे बनाया जा सकता है। इन बदलावों के साथ साथ सरकार नए सिरे से बिल पेश कर सकती है। दूसरा रास्ता यह है कि सरकार विपक्ष के साथ बातचीत करके आम सहमति बनाने की कोशिश करे। अगर विपक्ष की कुछ मांगों को मान लिया जाए तो उन्हें बिल में शामिल किया जाए तो संभव है कि विपक्ष भी बिल का समर्थन कर दे और बिल पास हो जाए। तीसरा रास्ता यह है कि सरकार सामान्य प्रक्रिया का पालन करे, यानी 2027 की जनगणना पूरी होने दे, उसके बाद परिसीमन कराए और फिर उसी आधार पर महिला आरक्षण को लागू किया जाए। बिहार में 40 से बढ़कर 60 सीटों की संभावना, क्या आम महिलाओं तक पहुंचेगा फायदा? अब चौथा सवाल ये है कि अगर ये बिल पास हो जाता तो लोकसभा और बिहार जैसे राज्य में क्या बदलाव देखने को मिलते? इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चर्चा के दौरान एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर 100 सीटें हैं और 33% महिलाओं के लिए आरक्षण देना है, तो अगर सीटों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी जाए तो 150 का 33% करीब 50 सीट होता है, जिससे कुल मिलाकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती है और मौजूदा सीटों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसी तरह उन्होंने बताया कि अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं और अगर इनमें 50% की बढ़ोतरी की जाए तो कुल सीटें 816 हो जाएंगे। इनमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि 850 सिर्फ एक गोल आंकड़ा है, असली संख्या करीब 816 के आसपास ही होगी। अगर इस फॉर्मूले को बिहार पर लागू किया जाए तो वहां बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर इनमें से 50% की बढ़ोतरी होती है तो 20 सीटें और जुड़ जाती हैं, कुल सीटें 60 हो जाती हैं। इस हिसाब से करीब 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती थी। इस तरह बिहार विधानसभा की 243 सीटों में 50% बढ़ोतरी करने पर यह संख्या 365 के आसपास पहुंच जाती और इनमें करीब 121 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती। इसका मतलब ये होता कि 2029 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कम से कम 20 महिला सांसद चुनकर आती, जबकि अभी ये संख्या सिर्फ 5 है।
इसी तरह 2030 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 121 महिला विधायक होती, जो मौजूदा 29 विधायकों के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा होती। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल कि अगर महिला आरक्षण लागू होता है तो क्या इसका फायदा आम महिलाओं को मिलेगा? इसका सीधा और साफ जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर पिछले कुछ अनुभवों को देखा जाए तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। बिहार का उदाहरण ले तो वहां की 40 लोकसभा सीटों में से अभी तक सिर्फ 5 महिला सांसद हैं और इन सभी का किसी न किसी बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध है। इनमें पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, लालू यादव की बेटी मीसा भारती, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा और एलएमसी दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी शामिल है। इसी तरह बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 29 महिलाएं विधायक हैं और इसमें से 20 से ज्यादा महिलाएं राजनीतिक घरानों से जुड़ी हुई है। इससे यह संकेत मिलता है कि महिला आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा शुरुआत में उन महिलाओं को मिल सकता है जो पहले से ही किसी राजनीति से जुड़ी हुई हो या फिर जिनका परिवार राजनीति में सक्रिय रहा हो। आम और साधारण बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं के लिए रास्ता अभी भी आसान नहीं होगा। हालांकि ये भी सच है कि समय के साथ साथ स्थिति बदल सकती है और जैसे जैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी वैसे वैसे नए चेहरे भी सामने आते जाएंगे। लेकिन फिलहाल के हालात को देखकर यही लगता है कि इसे कानून का पूरा फायदा हर वर्ग की महिला तक पहुंचने में समय लगेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ एक कानून पास होने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई तकनीकी, राजनीति और सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। बिल का पास ना होना एक झटका जरूर है, लेकिन इससे महिला आरक्षण की राह पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। कानून पहले से ही मौजूद है और भविष्य में लागू भी होगा, बस उसका समय आगे खिसक सकता है। अब ये सरकार और विपक्ष दोनों पर निर्भर करता है कि वो मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि महिलाओं को उनका हक जल्द से जल्द मिल सके और देश की राजनीति में उनकी भागीदारी सच में बढ़ सके। आपको हमारी खबर कैसी लगी? महिला आरक्षण को लेकर आपके क्या कुछ सोच विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।